नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं रक्षा मामलों में हमारी खास सीरीज रखवाले। रखवाले की इस एपिसोड की शुरुआत हम एक दुखद सूचना के साथ कर रहे हैं। शौर्य चक्र से सम्मानित कॉमरेड बलविंदर सिंह की हत्या हो गई है। पंजाब में एक वक्त था जब उग्रवाद की जगह आतंकवाद ने, खासकर पंजाब के देहाती इलाकों में, खालिस्तानी अपना समानांतर शासन चलाते थे। तब कॉमरेड बलविंदर सिंह ने हथियार उठाए, उनके परिवार ने हथियार उठाए। जनवरी 1991 में शेखर गुप्ता और प्रशांत पंजियार ने इंडिया टुडे के लिए एक कवर स्टोरी की थी। अगर आपको वक्त मिले तो आपको उसे उठाकर पढ़ना चाहिए। इसमें उन्होंने कॉमरेड बलविंदर सिंह से बात की थी। ये स्टोरी पढ़ के आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह फौलादी जिगर के कॉमरेड बलविंदर थे। दर्जनों बार उनके घर पर हमला हुआ, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड उनके घर पर दागे गए, लेकिन वो अपने जगह से टस से मस नहीं हुए। इसी सारे संघर्ष को देखते हुए 1993 में बलविंदर सिंह और उनके भाई रंजीत सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। कॉमरेड बलविंदर 62 साल के थे जब 16 अक्टूबर की सुबह तरन में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पिछले साल ही उनकी सुरक्षा वापस ली गई थी। रखवाले कॉमरेड बलविंदर को श्रद्धांजलि देता है। और अब बढ़ते हैं हम अपने एपिसोड की जो फॉर्मल रिकॉर्डिंग होती है उसकी तरफ। स्वागत से शुरुआत करते हैं। संदीप उन्नीथन और शिव अरूर, हमारे दोनों रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। धन्यवाद। शिव, संदीप, हम आज तीन टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 7वीं दौर की बैठक हो गई है। 20,000 करोड़ के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और आखिर में आईएनएस सिंधुवीर, जिसे म्यांमार को लीज किया गया है। इन तीनों चीजों पे इसी क्रम में हम चलेंगे। पहले हम शिव आपसे बात करना चाहते हैं। कोर कमांडर्स मीटिंग जो हुई थी उसका लेटेस्ट राउंड भी उसी तरह के स्टेटमेंट्स के साथ में कंक्लूड हो गया है जैसे कि हम पहले 6 राउंड्स में देख रहे थे। क्या रीडिंग है आपके स्टेटमेंट की और सिचुएशन की जो ऑन ग्राउंड है? थैंक यू निखिल। निखिल, ये जैसे आपने बताया कि ये 7th राउंड ऑफ टॉक्स था। और ये स्टैंड ऑफ जो है ईस्टर्न लद्दाख में अभी इट्स इन द 6th मंथ में गया है। तो अभी जो टॉक्स हुए हैं, ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो हुए हैं, उसमें कुछ ब्रेक थ्रू नहीं था, कोई कोई सब्सटैंशियल टेक अवे नहीं था। लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट जो रिलीज हुआ था निखिल मीटिंग के बाद, उसमें एक लाइन था जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा महत्वपूर्ण था। वो था एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स पोजिशंस, जिसपे काफी कुछ चर्चा हुआ है, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस हुआ है कि उसका मतलब क्या है। मेरा मानना है और मेरे सूत्रों के मुताबिक एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए एक रूट अग्रीड अपॉन हुआ है। जैसे कि कुछ माइलस्टोन्स अभी तय होंगे दोनों देशों के बीच, ताकि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए। जैसे कुछ मिलिट्री यूनिट्स को वापस ले जाए या एक फेज्ड मैनर में थोड़ा डी इंडक्शन हो जाए। क्या वो हो सकता है, उसका अभी चर्चा होगा। वो अग्री नहीं हुआ है, लेकिन ये एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स पोजीशंस का मतलब है कि ये है आपका पोजीशन, ये है हमारा पोजीशन, और आप नहीं हिलने वाले हैं, हम नहीं हिलने वाले हैं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हेडिंग और अग्रीमेंट पर एक म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट की जरूरत पड़ेगी अभी। तो एक जो विजिबल ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो वैसे का वही है निखिल। कुछ भी बदला नहीं है ग्राउंड पे। मोबिलाइजेशन जारी है। सिचुएशन अभी भी जैसे संदीप ने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल भी लिखा है अभी इंडिया टुडे पर, एक बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है। और क्योंकि पीक विंटर अभी आएगा, कुछ ही दिनों में पीक विंटर आएगा, इसलिए मुश्किलें, धरती पर जो मुश्किलें हैं वहां पर, वो बढ़ती जाएंगी लॉजिस्टिकली स्पीकिंग। तो एक अर्जेंसी भी पैदा होगा ऑन ग्राउंड की, ये कहाँ जा रहा है, कैसे होगा, ये सब यूनिट लेवल पे ये महसूस होगा। तो मेरा मानना है कि ये काफी देर चलेगा। और अभी शायद एक रूट खुल गया है कि टॉप लेवल डायलॉग, मिलिट्री लेवल डायलॉग नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स लेवल डायलॉग नहीं, मतलब पॉलिटिकल लेवल अगर कुछ समाधान हो सकता है इस सिचुएशन का, शायद वो एक टेक अवे है इस राउंड ऑफ टॉक से, कि
जो हो सकता था मिलिट्री लेवल पे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लेवल पे, वो सब जो है वो हो गया है, और अब दरवाजा खुल गया है एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए। संदीप, इसी चीज पे हम आपसे भी बात करना चाहते हैं। काफी हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस है वहां पे कॉम्बैट यूनिट्स का दोनों साइड से, और काफी वोलेटाइल सिचुएशन है, जैसे जैसा कि शिव बता भी रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम ठंड की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्या जो ग्राउंड से फीडबैक जाएगा पॉलिटिकल लीडरशिप को, जैसे शिव कह रहे हैं कि अब पॉलिटिकल लेवल पे एंगेजमेंट होने वाला है, तो क्या जो ग्राउंड से फीडबैक चेंज होगा, क्या उससे थोड़ा दोनों पक्ष थोड़ा नरम हो सकते हैं, जब वो देखेंगे कि प्रकृति और मौसम की कैसी मार वहां पड़ती है जब आप उतने एक्सपोज होते हैं, एलिमेंट्स की मर्जी पे होते हैं? बिल्कुल निखिल, इसके जो दो पहलू हैं। एक तो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रहे हैं, एक तो है कि जरूर विंटर आने लगा है वहां पे, ये टेम्परेचर्स गिरने लगे हैं और काफी और गिरेंगे अगले कुछ दिनों में। विंटर मतलब पूरी तरह बैठ जाएगा जो। और दूसरा जो है, आर्मी कह रही है, आर्मी सरकार से ये कहती है, देखिए हमें जो एडवांटेजेस मिले हैं चुशुल में, पहली बार हम उस हाइट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो हमने कई 1962 के बाद हम वहां गए नहीं है। अब पहली बार हम उन हाइट्स को डोमिनेट कर रहे हैं, कि हमें एक टैक्टिकल नहीं, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है, क्योंकि हमने पूरी वो उस मोल्डो गैरिसन को हम ओवरलुक करते हैं, वहां के सारे जो एंट्री एग्जिट रूट्स, पासेस, माउंटेन पासेस को डोमिनेट कर रहे हैं। और इसलिए हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए, इस एडवांटेज को। और दूसरी जो वहां पे कंडीशन है, जैसे शिव बता रहे थे, बहुत ही एक हेयर ट्रिगर सिचुएशन है, बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये जो काफी 2 या 3 हिल फीचर्स में इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स जॉइंटली ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कि इंडियन ट्रूप्स भी यहाँ बैठे हैं और बिल्कुल उनके सामने चाइनीज ट्रूप्स भी आके बैठ गए कुछ ही मीटर दूर, और मतलब ये शाउटिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। गॉड फॉरबिड, अगर कोई गोली या कुछ चल जाए या कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऐसे एक स्कर्मिश हो जाए वहां पे, जैसे कि गलवान में हुआ था। तो हमें बहुत जरूरत है इसको। पहले जो कहते हैं, इसकी दो पहलू हैं, एक तो डिसएंगेजमेंट है और उसके बाद डी एस्केलेशन है। डिसएंगेजमेंट जो है कि जो फेस टू फेस ट्रूप्स खड़े हैं उनको एक सेपरेट किया जाए, और उसके बाद जो ट्रूप्स और टैंक्स और हेवी इक्विपमेंट जो उन्होंने लाए उन थिएटर में, उसको वापस लेने की सख्त जरूरत है, कि वहां कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए। तो अब जो टॉक्स चल रहे हैं बिल्कुल इसी मामले पे अटके हुए हैं, कि कौन पहले पीछे हटेगा। इंडियन साइड कहते हैं कि देखिए, आपने पहले मूव किया है, आपको पहले हटना पड़ेगा। उस तरह के टॉक्स हो रहे हैं। और आपने गौर किया होगा, कुछ ही दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है कि गुप्त लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल टॉक्स हो रहे हैं दोनों साइड के बीच में। इसका मतलब अभी हमें पता नहीं किस लेवल पे हो रहे हैं, जैसे, लेकिन शिव ने कहा कि पॉलिटिकल लेवल पे टॉक्स शुरू हो गए हैं, ये हम मान सकते हैं। मिलिट्री लेवल को चल रही है, 7 राउंड तो हो गए, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे अगर टॉक्स शुरू हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आर्मी का ये कहना है कि देखिए, जो भी आप बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमें जो एडवांटेजेस मिले हैं पहली बार, हम उसको गवा दें। तो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय होगा, और ये डीएस्केलेट और डिसएंगेज करना बहुत ही जरूरी है, और शायद ये टॉक से कुछ हल निकल सकता है। और ये बात कम से कम अब वो टॉक्स हो तो रहे हैं, वो दोनों साइड्स अभी भी रेगुलरली बात कर रहे हैं, तो इससे एक वो सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी भी वहां मिलता रहता है कि चलिए ठीक है, हम बातचीत अभी बंद नहीं हुई है। एकदम से कुछ हो जाने की आशंका को वो हर 10-15 दिन में वो कम करते रहते हैं। अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, आधा दर्जन बार 2013 में इसका आरएफपी आता है, आधा दर्जन बार एक्सटेंशन मिलता है, 2 बार बिड सबमिट होते हैं। और पिछले एपिसोड में शिव बात ही कर रहे थे कि सिंगल वेंडर सिचुएशन का भूत सताता रहता है। लगभग उसी तरह की स्थिति में हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा है। शिव, पहले आपके पास जाएंगे, फिर हम बाबा के पास चलेंगे। पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पे था? क्या बात चल रही थी इंडस्ट्री में, और मार्केट में किस तरह की सूचनाएं थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? और अब तो यही कह दिया गया है कि अब ये नहीं हो रहा है। निखिल,
पहले तो मैं इतना सरप्राइज नहीं हूं कि ये फिर से स्क्रैप हुआ है। दो दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं इंडियन नेवी के शिप प्रोक्योरमेंट में। एक है लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक और एक है माइन माइन स्वीपर्स, माइन काउंटर मेजर वेसल्स, जो एक तरह से जिंक्स्ड हैं, बहुत सालों से चल रहे हैं। बहुत अवतारों में आते हैं कि क्या करेंगे, कैसे लाएंगे, बाहर से लाएंगे, अंदर से लाएंगे। बहुत कुछ एफर्ट्स हैं ऐसे। और संदीप ये बेटर बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक का रिक्वायरमेंट बिल्कुल है। 2004 जो सुनामी हुआ था उसके बाद स्पेशली ये रिक्वायरमेंट था। इंडियन नेवी के पास काफी एम्फिबियस शिप्स ऑलरेडी हैं। एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है जो सेकेंड हैंड है अमेरिका से, वो उसका नाम है आईएनएस जलश्व, जो फॉर्मली यूएसएस ट्रेंटन नाम का जहाज था। तो ऐसे जो शिप्स हैं जो एक सेमी एक्सपीडिशनरी कैपेबिलिटी देता है इंडियन नेवी को, नॉट जस्ट फॉर वॉरफेयर बट ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, ऐसे स्पेशली ड्यूरिंग अ डिजास्टर। ऐसे जो ऐसा जो कैपेबिलिटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जो नेवी बहुत सालों से मांग रहा है और ट्राई कर रहा है कि ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ जाए। कुछ इंडियन शिपयार्ड्स हैं जो ये बना सकते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन मेरा ये भी मानना है, ये एक लास्ट पॉइंट है इस पे, कि काफी शायद कुछ प्रायोरिटीज भी जगल हो गए हैं अभी निखिल, जिसके वजह से ये थोड़ा नीचे चल गया है। लेकिन संदीप will be able to tell us better about the details about it. संदीप, हम बिल्कुल उन सारी डिटेल्स को सुनना ही चाहते हैं जो आप बताएंगे। लेकिन पहले हम चाहते हैं कि क्या आप थोड़ा दर्शकों को बता सकते हैं कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, हम पिक्चर्स भी रखेंगे यहाँ पे कुछ, वो क्या होते हैं और उनका यूटिलिटी क्या है? लेकिन लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जो है एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म की एक वेसल है, जो बाहर से एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अंदर जो है उसका मतलब एकदम खोखला है अंदर से। और वहां पे एक वेल टाइप का एक डॉक जैसा है, जहां पे आप लैंडिंग, छोटे छोटे लैंडिंग शिप्स और होवरक्राफ्ट्स उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये एक जैसे उसका नाम टाइटल है, डॉक टाइप का एक शिप है, जिसके अंदर 800 ट्रूप्स आप रख सकते हैं। 800 ट्रूप्स, तरह तरह के व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स वगैरह, और ऊपर आप हेलीकॉप्टर्स भी रख सकते हैं। तो एक बहुत ही एक मल्टीपर्पस जहाज है। और जब 2004 की जो सुनामी जब हमें हिट कर गई थी पूरे मतलब एशिया में, तो तब इंडियन नेवी को इसके न होने का एहसास हुआ कि हमें अगर इस तरह के वेसल्स अगर हमारे पास होते तो हम बहुत जल्द ये रिलीफ पहुंचा सकते थे, रिलीफ मटेरियल्स। क्योंकि सुनामी की वजह से सारे जो पोर्ट फैसिलिटीज बिल्कुल ध्वस्त हो गए थे। कोई आप लैंड नहीं कर सकते किसी जेट्टी पे, जेट्टी सब उसने तोड़ दिया था, एकदम बिखर गए थे सारी जेट्टीज वगैरह। तो ये एक तरह का एक फ्लोटिंग डॉक बन जाता है वहां पे, जहां से आप रिलीफ सप्लाईज लैंड कर सकते हैं। तो वॉर में जो इसकी यूटिलिटी है, ट्रूप्स लैंड करती है, व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब, ये असला वसला, बारूद सामान सब पहुंचा सकते हैं। तो ये एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए बहुत काम आती है। और पीस टाइम का जो रोल है, ये HADR रोल जो है इसका, जैसे सुनामी रिलीफ में वगैरह बहुत काम आती है। तो 2004-05 से इंडियन नेवी को लगा कि हमें इस जहाज की जरूरत है, और उन्होंने, जैसे शिव ने कहा, कि ट्रेंटन नाम के जहाज को उन्होंने खरीदा यूएस नेवी से, और काफी संतुष्ट थे कि ये इसकी परफॉर्मेंस है। तो ट्रेंटन एक छोटी जहाज है, 15,000-17,000 टन की, और हम चाहते थे कि एक 20-30,000 टन की एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक चाहिए था, जो हमारे पास वो क्षमता नहीं थी इसको डिजाइन और बिल्ड करने के लिए। इसीलिए उन्होंने RFI इशू किए इंडियन शिपयार्ड्स पे, जो फॉरेन शिपयार्ड्स के साथ कोलैबोरेट करके वो बना दें। तो 2013 में 3 कंसोर्शियम्स थे, 2 प्राइवेट, मतलब तीनों प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था, और गवर्नमेंट का ये मानना था कि हम इसे प्राइवेट सेक्टर को ही देंगे।
ताकि ये प्राइवेट शिप बिल्डिंग जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और ये जबकि ये विड्रॉ नहीं किया तब तक ये सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला था। 20,000 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट है 4 शिप्स के लिए। तो प्रॉब्लम्स तो शुरू हो गए कुछ साल पहले, जब जैसे आप जानते हैं रिलायंस शिपयार्ड की जो प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी बहुत बिगड़ गई थी। एबीजी शिपयार्ड जो है, एक तीसरा जो बिडर था उसको पहले वो हट गए, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो रहे सिर्फ 2, एलएनटी कंसोर्शियम और रिलायंस नेवल कंसोर्शियम। लेकिन अभी जो ऑफिशियल रीजन बताया जा रहा है ये कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए कि हम एक फ्रेश इसको इसकी जो डिजाइन है उसकी रिक्वायरमेंट सब चेंज करना है। काफी पुराना हो चुका है ये डिजाइन, तो उसको अपडेट करके हम एक नया एक आरएफआई इशू करेंगे। लेकिन अनऑफिशियल जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि रिलायंस के होने की वजह से, रिलायंस नेवल जो शिपयार्ड है, उनको लगा कि इनमें वो क्षमता नहीं है ये शिप बनाने की, तो इसीलिए अब वो ये नहीं कह सकते हैं आउटराइट कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसीलिए एक दूसरा एक ऑफिशियल रीजन उन्होंने निकाल दिया जो आरएफआई विड्रॉ करने का जो है। और इस विड्रॉल से अब क्या होगा कि एक कुछ और साल डिले हो जाएंगे। जो हमें जो बहुत पहले आना चाहिए था ये जो कैपेबिलिटीज, जैसे शिव बता रहे थे, माइन काउंटर मेजर व्हीकल वेसल्स एक है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया एक ऐसे तीसरा प्रोग्राम है जो काफी सालों से चलता आ रहा है। बहुत सारी डिलेज हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स उसके अलग अलग टाइप के हैं। तो ये एलपीडी भी बिल्कुल उसी एक लूप में चला गया है। और हमें नहीं लगता है कि इस मुश्किल से इस डेकेड में, इस दशक में 2020 से लेकर 2030 तक मुश्किल से हमें पहले या दूसरे जहाज को देखने को मिलेगा। संदीप, जब आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे थे जहाज का, जब मतलब आप जब उसके वजन की बात कर रहे थे, आपने 30,000 टन का, हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमने यूज किए हैं वो इससे थोड़े ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के होते हैं। 40-45 अंडर 50 हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी तक के रहा है इन 1000 टन। तो ये जो कंपैरिजन है साइज में, क्या आपको और एडवेंचर करने की सुविधा देता है कि आप एलपीडीज जब बनाएं तब उनको थोड़ा सा और थोड़े और रोल्स आप उनको दे सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों ने इसकी तुलना वैसे की, जापान ने हेलीकॉप्टर कैरियर जब बनाया और जब अनवील किया सबने कहा कि ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्योंकि आपने इतना सारा सरफेस एरिया रखा था। क्या उस तरह के किसी एडवेंचर की संभावना आप इस प्रोजेक्ट में भी देखते हैं कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट में काफी बड़ा एक आपको क्राफ्ट बनाना है तो आप वहां पे और कैपेबिलिटीज भी ऐड करते जाएं विद टाइम? बिल्कुल निखिल, जैसे आपने देखा होगा कि जापान में जो एलपीडीज जो आ रहे हैं उनके पास, वो एक तरह से मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही है। इजुमो क्लास जो है उनके 2 या 3 है उनके पास, और वो ये चाहते हैं कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पे उन्हें यूज किया जाए। छोटे हैं, मतलब फुल साइज एयरक्राफ्ट कैरियर से कुछ छोटे हैं, लेकिन F-35 जहाज उनसे ऑपरेट वर्टिकल टेक ऑफ में तो वो काम आई मतलब बहुत यूजफुल है। और यूएस मरीन कोर के पास भी है, जैसे यूएस की जो मरीन कोर है उनके पास इस तरह के 10-12 लैंडिंग प्लेटफॉर्म मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप के हैं जो इस साइज के फिट होते हैं, और F-35 भी वो ऑपरेट करते हैं इसमें। तो इसमें रोल चेंज की बहुत पोटेंशियल है। शायद, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नेवी अब चाहेगी कि क्योंकि हमें मौका मिला है एक रीडिजाइन करने का, हो सकता है कि इसको एक तरह से रीडिजाइन करके शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग टाइप की एयरक्राफ्ट भी यूज किया जाए हेलीकॉप्टर्स के एडिशनल में। तो वो एक काफी सारा एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएगा कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ आपको 3-4 और मिलेंगे प्लेटफॉर्म जिसमें आप वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हो सकता है एक सोच हो सकता है इंडियन नेवी के मन में। चलिए, इस विषय पे एक आखिरी सवाल मेरा शिव आपसे है। संदीप ने हिंट किया उस चीज की तरफ, दावे से बताना मुश्किल है, लेकिन एक कारण वो बता रहे हैं कि शायद एक प्राइवेट वेंडर लगभग ऑन वर्ज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन था, तो वो सिंगल वेंडर सिचुएशन से बचने के लिए, जैसा कि हमारे यहाँ एक दुखद इतिहास है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का कैंसिल हो जाना, वैसी स्थिति ये भी है। अभी जो रिसेंट ट्वीकिंग हुई है पॉलिसी में और उसमें सिंगल वेंडर सिचुएशन को भी थोड़ा आसान बनाने पे बात हुई थी, क्या आप इस तरह की कोई उम्मीद करते हैं कि जब अब ये आपके पास एक मौका है टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एट कॉस्ट ऑफ टाइम
एंड पेन्स, क्या आप अब क्या किसी नए ट्रैक पे चलते हुए आप देखते हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे आपके पास वेंडर एक ही बचे, क्योंकि अ, अब दोबारा भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेके जाने वाले हैं तभी भी आपके पास में ले दे के वो एक ही वेंडर आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि शिव बता रहे थे, रिलायंस डिफेंस की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है कि वो दोबारा compete कर जाएं। आप किस तरह से देखते हैं इसे? अगर अगर ये जो नया पॉलिसी है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है निखिल। अगर ये जो पॉलिसी है एथिकली, प्रोफेशनली और एफिशिएंटली अगर एग्जीक्यूट किया जाए, कोई भी प्रोक्योरमेंट में, अगर ये नया पॉलिसी का प्रोविजन है कि अगर सिंगल वेंडर सिचुएशन भी हो, अगर हमारे पास प्रोफेशनल प्रोविजंस है इस नए पॉलिसी के अंदर कि हम उस डील को भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एब्रो जी रिप्लेसमेंट हाँ। का प्रोग्राम के बारे में भी बताया था। और ये तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं निखिल। बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो और भी महत्वपूर्ण है, जो सिंगल वेंडर सिचुएशन के सिचुएशन में अटक गए हैं। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्रेस हो सकता है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जीक्यूशन में प्रूफ होगा कि ये पॉलिसी का ताकत एग्जैक्टली क्या है। ये प्रोविजन जो है सिंगल वेंडर सिचुएशन का, ये एक बहुत लेजर फोकस्ड है। इसका एक एक रिकग्निशन है कि ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत रुकावटें लाए हैं सालों पर। जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो नहीं लाए गए हैं क्योंकि ये एक प्रोविजन है। और जैसे संदीप ने बताया, सिंगल वेंडर सिचुएशन एक 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 डरावना सा चीज है फाइल पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अगर वो जो भूत है, अगर उस भूत को आपने हटा दिया है इस प्रोविजन से, तो अब क्यों डरना। अगर सिंगल वेंडर सिचुएशन है तो कुछ कुछ स्टेप्स होंगे कि इस डील को प्रोग्रेस किया जाए। ये बिल्कुल है कि कंपटीशन तो डिजायरेबल है, वो तो है ही इस रूल बुक में। मगर अगर सिंगल वेंडर सिचुएशन है आ जाए, और वो बिल्कुल आ जाएंगे इंडियन प्रोक्योरमेंट में, तो इस रूल बुक के मुताबिक आप बिल्कुल प्रोग्रेस कर सकते हो। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, एब्रो रिप्लेसमेंट, और बहुत सारे ऐसे डील्स आएंगे सामने जो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, लेकिन मैं रिजल्ट्स देखना चाहता हूं पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने पूछा था, क्योंकि अब बाकी डॉकयार्ड्स की स्थिति, रिकॉर्डिंग से पहले संदीप से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बाकी डॉकयार्ड्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं, वो उतनी अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में है ही नहीं कि वो सरवाइव करें। तो फिर आप करेंगे क्या? मतलब आप या तो एमडीएल गार्डन रीच को दीजिए, वो आपको करना नहीं है, आपको प्राइवेट पार्टीज को देना, कंपनी वहां पे बची एक हुई है। एनीवेज, अगले विषय पे चलते हैं। आईएनएस सिंधुवीर, किलो क्लास सबमरीन, इंडियन नेवी के नॉमेनक्लेचर में आप कहें तो सिंधु घोष क्लास की सबमरीन है, हमने लीज कर दी है म्यांमार को। अ, संदीप, हम बिल्कुल इस एक सबमरीन पर तो बात करना ही चाहते हैं, लेकिन हम पहले ये समझना चाहते हैं कि म्यांमार के साथ में हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो कितने ओवरलैप होते हैं। बहुत लंबी बॉर्डर है, 1,500 किलोमीटर की। और कितना ओवरलैप है उनकी और हमारी स्ट्रेटेजिक नीड्स में, और कोऑपरेशन का कितना स्कोप है? निखिल, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नेबर है, स्ट्रेटेजिक नेबर है हमारे, क्योंकि वो जैसे आपने बताया लंबे बॉर्डर है, और हमारे बहुत सारे इंसर्जेंट्स वहाँ पे जाके शरण लेते हैं, खास करके एनएससी के गिरिलाज। और चाइना बहुत सालों से वहाँ पे अपनी फुटप्रिंट बढ़ाने में लगी हुई है। तो पिछले 20 साल में काफी उन्होंने इम्प्रूव किया है रिलेशंस। लेकिन जो चाइना और हमारी जो बीच जो कंपैरिजन है, बिल्कुल कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जिस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, चाइना पहले करके दिखा दे, उसके बाद बात बात करते हैं। करते हैं। हम तो बातें बहुत करती है लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे ओवरसीज प्रोजेक्ट्स हमारे डिले हो गए, जैसे वो कलादान रिवर प्रोजेक्ट की बात चल रही है। पिछले मैं 20 साल से ये सुन रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई एक जहाज वहां तक गया नहीं। जो एक हमारी जो नॉर्थ ईस्ट जो लैंड लॉक्ड है, उसको एक रिवराइन पोर्ट देने की बात चल रही थी, म्यांमार के थ्रू एक पोर्ट दिया जाए। ये काफी सालों से चल रहा था, लेकिन अब आके कुछ तेजी आ गई है रिलेशंस में। ऊपर से पॉलिटिकल काफी सारा पुश भी आ रहा है। बहुत सारे डेलीगेशंस गए रिसेंटली।
जनरल नरावने भी गए थे वहाँ यांगोन। और ये एक मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है, एक उसका एक टेस्ट केस इसीलिए है क्योंकि म्यांमार, जैसे आप जानते हैं, एक डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करती है। तो हमारे वो, जब हमारे यूनिफॉर्म्ड जनरल्स को देखते हो, एक कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है। तो ये एक म्यांमार एक एरिया है जहां पर हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत सक्सेसफुल रह चुका है। और ये सिंधुवीर की जो एक एग्जांपल है, वो एक उसका एक एग्जांपल है मोस्ट रीसेंट ये। और काफी सालों से एक्चुअली इंडियन नेवी ये चाहती थी कि एक म्यांमार को हम एक सबमरीन दे। मुझे याद है कि 10-15-12 साल पहले एक हमारी जो एक आखिरी एक सबमरीन बची थी, फॉक्सट्रॉट क्लास की वेला, INS वेला, तब चल रही थी बात कि हम इसे म्यांमार नेवी को ट्रांसफर करना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण आ गए कि वो सबमरीन, मतलब उसका लाइफ एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका था, और फिर हम उसे ऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो फिर हम कैसे ट्रेन करें उसके, जब मतलब पूरी तरह से हम फेज आउट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद कई सालों के बाद जब चीन एक तरह से बांग्लादेश को 2 सबमरीन उन्होंने बेच तीनों दिए। इमीडिएट नेबर्स को चीन नेवल बिल्कुल। हार्डवेयर सप्लाई करता है, बनाने में मदद कर रहा है। और श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, और तीनों। म्यांमार, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश एक तरह से एक झटका लगा हमें कि जब चीन ने आके उनको 2 सबमरीन, बिल्कुल पुराने सबमरीन से, मिंग क्लास के, किलो से बहुत बहुत पहले के जनरेशन के सबमरीन है। लेकिन बांग्लादेश बहुत संतुष्ट है कि पहले उनको मिला है एक सबमरीन कैपेबिलिटी, एक सबमरीन ऑपरेट करने को उनको मिला है। तो आगे चल के उनको और भी मिल जाएंगे, ये सोच के इंडियन नेवी ने फौरन म्यांमार के केस में उन्होंने अपने एक इन सर्विस सबमरीन को ट्रांसफर कर दिया। जबकि हमारे खुद की सबमरीन की स्थिति आप तो जानते ही। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाहता था कि ठीक है, आपने एक 80s विंटेज सबमरीन वहां दी है, लेकिन आपके पास भी तो नहीं है, आपके पास में बिल्कुल। तो सबमरीन ये सब ही समझ सबसे के ज्यादा निखिल, उन्होंने सब ये समझ के एक कॉन्शियस डिसीजन ले लिया कि हम एक तो दे सकते हैं, कम से कम आइडियली 2 देने चाहिए थे उनको, लेकिन उन्होंने कैसे भी एक सबमरीन दे दिया है। और हो सकता है आगे चलकर जब हमारे स्कॉर्पियंस आने लगे, 2 अब है, तीसरा अब आने वाला है कुछ ही महीनों में, और जब पूरे 6 स्कॉर्पियंस आ जाएंगे तो हो सकता है हम एक और सबमरीन म्यांमार को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये अभी उनको देखना पड़ेगा फोर्स लेवल्स कितने मेंटेन करने। हमारे पास 15 है अब, ऑलरेडी शॉर्टेज है, काफी पुराने हो गए हमारे सबमरीन्स। लेकिन ये जो इसकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की जो अहमियत है, मतलब जो इम्पोर्टेंस है इन मिलिट्री डिप्लोमेसी को, एक बहुत बढ़िया एक सिंबॉलिक जैसे नहीं, एक्चुअली टैंजिबल एक जेस्चर है कि आपने एक कंट्री जिसको सबमरीन, म्यांमार ने आज तक सबमरीन ऑपरेट नहीं किया, उनको चाहिए था, वो चाहते थे वो एक सबमरीन ऑपरेट करना, और ये एक बहुत बढ़िया कैपेबिलिटी दिया है आपने उनको। और यही नहीं कि आप एक तरह से एक इंटरडिपेंडेंसी भी बना दिया है म्यांमार के साथ, कि जब तक वो सबमरीन वहां पर है, आपके पर्सनल जाएंगे वहां पे, रिफिट वगैरह में मदद करेंगे, उनके पर्सनल को ट्रेन करेंगे। उनके पर्सनल ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं यहाँ विशाखापट्टनम में। तो इससे मिलिट्री टू मिलिट्री जो संबंध है और क्लोज हो जाएंगे, खासकर इंडियन नेवी और म्यांमार नेवी के बीच में। और म्यांमार जो है, आपको पता है कि एक बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके अंडमान सी के साथ इनका ये बॉर्डर जुड़ा हुआ है। और ये हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है और जो सागर पॉलिसी है पूरे साउथ ईस्ट, ये इंडियन ओशन लिटोरल्स के लिए, तो ये दोनों पॉलिसीज जहां ओवरलैप होते हैं, वो म्यांमार एक जगह है, जैसे कि सागर और एक्ट ईस्ट, अब उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप कदम लिया उन्होंने, ये सबमरीन ट्रांसफर करके। ठीक है शिव, एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं इसी सिंधुवीर वाले सिंधुवीर हमने रशिया से ली थी, और अब जब हमने रशिया से लिए तो हमारा एक एग्रीमेंट उनके साथ हुआ, अब हमने वो एक तीसरी कंट्री को ट्रांसफर की है। जब ऐसा होता है, और ये मिलिट्री हार्डवेयर है, ये काफी इस टेक्नोलॉजी को काफी छुपा के बचा के रखा जाता है, तो जब ये कंट्री टू कंट्री ऐसे आगे बढ़ाई जाती हैं तो किस तरह के समझौते और बातचीत होती है? क्या जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है रशिया, क्या उससे भी बात होती है? ये प्रोसेस कैसा होता है जब आप जो किसी से लिया हुआ हार्डवेयर आगे किसी को देते हैं?
बहुत अच्छा सवाल है, और एक बहुत डिटेल्ड बातचीत होती है देशों के बीच, निखिल, डिप्लोमेटिक लेवल पे। ऑफ कोर्स इंडिया और रशिया के बीच तो एक बहुत डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बहुत सालों से। रशिया का काफी गहरा इन्वॉल्वमेंट है इंडिया के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में, जैसे हमारा न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट में उनका काफी बड़ा हाथ भी है। तो रशिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत सालों से चल रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग है। रशिया को बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस, स्ट्रेटेजिक रीजनल जो रिलेशंस है वो सब जानता है। तो उनके लिए ये एक कुछ नया चीज नहीं है। तो एक कॉन्वर्सेशन तो बिल्कुल हुआ होगा डिप्लोमेटिक लेवल पर, कि देखो हम ये जो सबमरीन हमने जो खरीदा था आपसे, हम इस देश को देना चाहते हैं। तो एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये एक डिफेंस ऑब्जेक्ट है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, और काफी कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, क्योंकि कैन फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स। चाइना के पास जा सकता है। वैसे तो चाइना के उनके पास पास भी किलो किलो है। क्लास सबमरीन्स ऑलरेडी है वैसे, लेकिन अगर आप एक कॉन्वर्सेशन के तौर पे अगर आप देखोगे तो ये सारे कंसिडरेशंस आ जाते हैं, तो ये सारे डिस्कस होते हैं। ये एक इंडियन सबमरीन है, क्या उसमें कुछ इंडियन इक्विपमेंट है जो चाइना के पास जा सकता है। ये सारे इंडिया और रशिया के बीच ये सारे बहुत डिटेल में ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, और उसके बाद ही ऐसा होता है। चलिए, एक आखिरी सवाल है। अब शिव बात कर रहे थे, और शिव जब बता रहे थे तो उनकी बात में से ही मुझे ऐसा लगा कि एक बार मुझे ये इस बात को भी पूछ लेना चाहिए, शायद दर्शकों को दिलचस्पी हो। संदीप, जब ये सिमिलर प्लेटफॉर्म्स दो कंट्रीज किसी एक कंट्री से खरीद के ऑपरेट करती हैं, और कभी कभी वो आमने सामने होती है, फॉर एग्जांपल किलोस हम भी इस्तेमाल करते हैं, किलोस चाइना भी इस्तेमाल करती है, पीले नेवी भी इस्तेमाल करती है, सुखोइस हम भी इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं? अ, इस आप पैराडॉक्स से कैसे निकलते हैं कि आपका दुश्मन और आप एक ही तरह का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, जिसको चलाने का तरीका एक ही है, और जिससे लड़ाई भी एक ही तरह से होती है? अच्छा सवाल है निखिल, और ये जरूर हमारे जो मिलिट्री प्लानर्स हैं उनके मन में हमेशा ये सवाल आता ही होगा कि हम किलो क्लास सबमरीन यूज कर रहे हैं, चीन भी बिल्कुल सेम सबमरीन यूज कर रही है, बल्कि उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है, इम्प्रूव किया है, और डिप्लॉय भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान को भी बेच रहे हैं। जो युआन क्लास 8 यूनिट्स की बात चल रही है, जो कुछ ही सालों में आने वाले हैं पाकिस्तान नेवी के पास। तो मुझे लगता है ये ऑल थिंग्स इक्वल, ये इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट करने में आपकी ट्रेनिंग और आपकी टैक्टिक्स का सबसे बड़ा ये होगा, टेस्ट होगा कि आप कितनी अच्छी ट्रेनिंग आप दे पाते हैं अपने क्रूज को, आप कितनी एक्सपीरियंस आप बना सकते हैं उनको इस प्लेटफॉर्म टाइप पे, और कैसे आप इसको डिप्लॉय करते हो। शायद यही विनिंग ये होगा कि फेमिलियरिटी विद द प्लेटफॉर्म, उसको आप कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हो, कहाँ पर आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो। जैसे आप जानते हैं कि सबमरीन की जो परफॉर्मेंस है, ओशन, डिफरेंट डिफरेंट ओशंस में अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। अगर आपने ये जो किलो क्लास सबमरीन है वो उसको एक्चुअली ट्रॉपिकल कंडीशंस के लिए नहीं डिजाइन किया गया है, इसको कोल्ड वेदर कंट्रीज के लिए डिजाइन किया, यूरोप, नॉर्थ अटलांटिक में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया। और जो सोवियत यूनियन, फॉर्मर भूतपूर्व सोवियत वो यूनियन सोवियत के, डीएनए में ये मिलेगा बिल्कुल आपको, उनका सारा पूरा हार्डवेयर उनके एकदम उनके ठंडे पूरा प्रदेशों के लिए उन्होंने होता है। फोकस करके उसे बनाया। लेकिन कोई ऐसी नेवी नहीं है दुनिया में आज जिन्होंने ट्रॉपिकल वाटर्स में किलो क्लास सबमरीन को जिसने ऑपरेट किया हो। वो हम अकेले हम हैं जो इतनी ज्यादा हमने उसको ऑपरेट किया 1985 से। तो आप सोच लीजिए 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है हमें किलो क्लास सबमरीन ऑपरेट करने का ट्रॉपिकल वाटर्स में। तो ट्रॉपिकल वाटर्स है, अरेबियन सी में अलग है, बे ऑफ बंगाल में अलग है, इंडियन ओशन में और अलग टाइप के हो, ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन ट्रॉपिकल वाटर्स में सबमरीन की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क आता है। तो हो सकता है चाइना को इस तरह की एक्सपीरियंस नहीं है ट्रॉपिकल वाटर्स में ऑपरेट करने का जितना कि हमें है।
तो अगर उनके जो सबमरीन्स किलो क्लास जो ऑपरेट करते हैं वो यहाँ पे आ जाए तो उनको मतलब कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं, सोनार परफॉर्मेंस उसका उनका डिग्रेड हो सकता है, वेपन्स परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो सकता है। इसीलिए आपको याद है कि 2013 से लगातार वो अपने सबमरीन्स और वॉरशिप्स को इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर रहे हैं, इसीलिए कि वो जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। और उन्हें मैं एक्चुअली एक नेवी के एक सीनियर ऑफिसर से ये पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है वो कर रहे हैं इससे बहुत ही जाहिर सी बात है कि वो एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं कि इंडियन ओशन में कैसे ऑपरेट करना है, उसका क्या कंडीशंस है, कंडीशंस क्लाइमेटिक, वाटर कंडीशन, सैलिनिटी, उस तरह की एक लाइब्रेरी बना रहे हैं कि हो सकता है फ्यूचर में अगर वहां पे ऑपरेट करना हो तो क्या क्या एक्सपीरियंस है जो हम पहले करते आए, इतने सालों से हमें जो एक्सपीरियंस कैचअप करना चाहते हैं। और कुछ साल पिछले साल आपने देखा होगा कि एक चाइनीज जो ओशनोग्राफिक सर्वे वेसल अंडमान के पास घूम रहे थे, उसे वहां से उसको चेस जाने करना को पड़ा था हमें कि भाई बिल्कुल इंडियन नेवी ने आके उसको सही चेस कर एडवेंचर दिया। होगी। तो ये जो कर रहे हैं वो जो जिन वाटर्स में उनका एक्सपीरियंस नहीं है वो इन वाटर्स की बहुत गहराई से वो स्टडी कर रहे हैं, वाटर कंडीशंस क्या है, प्लेटफॉर्म कंडीशन। तो अगर उनके पास सेम ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स अगर एक ही हो लेकिन जो कंडीशंस जिसमें ऑपरेट करेंगे वो अलग है, तो वो मैं मानता हूँ ट्रेनिंग, टैक्टिक्स आपके और ऑपरेटिंग कंडीशंस, ये दीज थ्री विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं दरअसल शिव को बताना चाहता था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत लंबी दौड़ लगाई है उन्होंने ऑफिस में एडजस्ट होने की लेकिन और मैं कंक्लूड करने वाला हूँ, लेकिन मैं उनकी बात काटना नहीं अरे चाहता। कमरे से भगा दिया मेरे को यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी आप एक्सप्लोसिव रिपोर्ट्स करते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। हमारे सारे दर्शकों की तरफ से जो मध्य प्रदेश का विद्युत विभाग है उसको भी बधाई। आज रिकॉर्डिंग में एक भी बार बिजली नहीं गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी। थैंक यू।